नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुभी राजपूत। अब सीधे रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का शुभारंभ किया। आपको बता दें, इस दौरान नवनिर्मित छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण मुख्यमंत्री ने किया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कन्या पूजन भी किया और फिर कन्वेंशन सेंटर का शुभारंभ किया। तो कन्या पूजन के साथ कन्वेंशन सेंटर का शुभारंभ किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। को बताते चले कि इस दरमियान सीएम ने कन्या पूजन भी किया और उसके बाद कन्वेंशन सेंटर का शुभारंभ किया गया। छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा और इससे पहले कन्या पूजन भी किया गया। तो वहीं भोपाल के स्मार्ट पार्क में सीएम शिवराज ने पौधारोपण किया। आपको बता दें, शिवराज सिंह चौहान ने करंज का पौधा लगाया। वहीं पौधारोपण के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हर पौधा स्वस्थ जीवन और स्वस्थ धरती का आधार है। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि पर्यावरण बचाने के लिए वृक्षारोपण अभियान जारी है और ये मेरी आत्मा का सुख दे रहा है। वहीं सीएम ने लोगों से भी बढ़ चढ़कर पौधारोपण करने की अपील की है। तो वहीं बीजेपी सांसद गुमान सिंह डामोर ने लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान हुए स्वास्थ्य मंत्री से झाबुआ जिले में मेडिकल कॉलेज की मांग की है। आपको बता दें कि लोकसभा में सांसद गुमान सिंह डामोर ने कहा है कि झाबुआ जिला जनजाति बाहुल्य जिला है और जिले के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता है। बता दें कि इससे पहले भी सांसद गुमान सिंह डामोर ने इंदौर दाहोद रेलवे परियोजना भी अतिशीघ्र चालू करने की मांग लोकसभा में की थी। तो झाबुआ में मेडिकल कॉलेज बनाने की मांग की गई है। बताते चले कि इससे पहले भी वो इंदौर दाहोद रेलवे परियोजना को अतिशीघ्र चालू करवाने की मांग कर चुके हैं। लोकसभा के दरमियान इस मांग को किया गया है। लोकसभा में सांसद गुमान सिंह डामोर ने कहा है कि झाबुआ जिला जनजाति बाहुल्य जिला है और जिले के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता है और इसी को देखते हुए ये वो मांग कर भी रहे हैं। बता दें कि इससे पहले भी सांसद गुमान सिंह डामोर ने इंदौर दाहोद रेलवे परियोजना को जल्दी से जल्दी चालू करने की मांग की थी। मेरे लोकसभा क्षेत्र के तो लोकसभा में सांसद गुमान सिंह डामोर ने ये मांग की है। आबादी झाबुआ में मेडिकल कॉलेज को लेकर मांग की गई है। और इस जिले में सबसे ज्यादा मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, सिलिकोसिस की बीमारी, ऐसी कई प्रकार की समस्याएं हैं और इस समस्याओं से जूझ रहा है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि लगभग 35 से 40% लोग मजदूरी पर आधारित हैं और पास पड़ोस के राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में जाते हैं और बीमार होकर आते हैं। हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं की बहुत कमी है। तो मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री महोदय से मांग करता हूँ कि झाबुआ जिले को एक मेडिकल कॉलेज दिया जाए, जिसकी महती आवश्यकता है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दमोह विधानसभा का उपचुनाव होना है और इसी सिलसिले में कांग्रेसी नेता अजय टंडन एसडीएम कार्यालय दमोह पहुंचे और अपना नामांकन भी भरा। आपको बता दें, इस दरमियान नामांकन भरने से पहले अजय टंडन ने पैदल मार्च करके अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया। एसडीएम कार्यालय के गेट पर ही उन्हें रोक भी लिया गया और पदस्थ कर्मचारियों ने कोरोना की जांच की और उसके बाद ही उन्हें आगे जाने की अनुमति दी गई। बताते चले कि अपने वकील के साथ एसडीएम दमोह को अपना नामांकन फॉर्म भरा है। तो आपको बता दें कि उपचुनाव से पहले ये नामांकन भरा गया है। दमोह विधानसभा
का उपचुनाव होना है और इसी सिलसिले में ये नामांकन भरा गया है। कोरोना जांच के बाद नामांकन को भरा गया है। कांग्रेसी प्रत्याशी अजय टंडन ने नामांकन भरा है। अपने वकील के साथ वो नामांकन भरने के लिए पहुंचे थे और कोरोना जांच के बाद ये नामांकन भरा गया। कोरोना प्रोटोकॉल का इस दरमियान खासा ख्याल भी रखा गया, क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश में संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसे देखते हुए यहाँ पर भी कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखा गया। ये चुनाव होना ही नहीं था। अगर 5 साल सत्ता में रहकर या विपक्ष में रहकर अपनी बात रखते, जनता की सेवा करते, तो ये अरबों खरबों रुपए का खर्चा भी नहीं करता। कल तक आप लोग राहुल सिंह के लिए लास्ट टाइम आप लोगों ने वोट मांगा था, अब आपको कैसा लगेगा जब उसके खिलाफ काम करेंगे? अब राहुल सिंह के लिए वोट मांगा था, तब हमें थोड़ी ये पता था कि ये इतनी बदमाशी कर देंगे या दल बदल कर देंगे। बड़ा विश्वास था। तो वहीं नागदा मंडी में किसानों के साथ 10 लाख के अनाज की धोखाधड़ी हुई है। दरअसल व्यापारी ने किसान से फसल खरीदी और किसानों को चेक देकर फरार हो गए। बता दें कि नागदा थाना पुलिस ने पीड़ित किसानों की शिकायत के आधार पर 2 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया है। आपको बता दें कि पूरा मामला ये दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि किसानों के साथ धोखाधड़ी हुई है। नागदा मंडी में किसानों के साथ 10 लाख के अनाज की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। उन्होंने गांव में जाके उनसे गेहूं और कुछ चने खरीदे और पैसे नहीं दिए, और उसके बदले में उनके द्वारा जो अनावेदक आरोपीगण है व्यापारियों द्वारा पर्ची बना के दिए, ब्लैंक चेक दे दिए हैं कि आप 2-3 दिन बाद पैसे हम आपको दे देंगे। 3-4 दिन बाद जब किसान उनके पास पहुंचे तो वो घर से फरार मिले। उन्होंने शिकायत की और किसानों द्वारा उनके बैंक स्टेटमेंट भी चेक किए गए वहाँ बैंक में जाके, तो उसमें कोई पैसा नहीं था। तब किसानों को पता चला कि उनके जो व्यापारी है उनके द्वारा धोखाधड़ी की गई है। उन्होंने गांव में जाके उनसे गेहूं और कुछ चने खरीदे और पैसे नहीं दिए, और उसके बदले में उनके द्वारा जो अनावेदक आरोपीगण है व्यापारियों द्वारा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब छिंदवाड़ा में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच जिला प्रशासन ने सख्त फैसला लिया है, जहां कहा गया है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए शनिवार रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगा रहेगा। रविवार होलिका दहन रात 10 बजे तक ही करना है और जिसमें सिर्फ 5 लोगों की ही मौजूदगी रहेगी। आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन समिति की बैठक के बाद कलेक्टर सौरभ सुमन ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि रविवार को लॉकडाउन के दौरान बीमार व्यक्तियों और आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को आवागमन में छूट मिली रहेगी। सभी दुकानें बंद रहेंगे और सिर्फ केमिस्ट और आवश्यकता वस्तुओं के सामानों पर ही छूट मिलेगी। और बताते चले कि सोमवार को धुरेंडी के दिन सभी बाजार भी बंद रहने की बात कही गई है। धुरेंडी पर कोई सार्वजनिक आयोजन पर भी प्रतिबंध लगा रहेगा। मेरी छिंदवाड़ा की जनता से अपील है कि होली के जस्ट पहले शनिवार से लेकर सोमवार सुबह तक लॉकडाउन घोषित किया गया है, जो कि शासन के निर्देशों के अनुरूप है। होली के दिन लॉकडाउन जैसी स्थिति होगी ऐसी खबरें चल रही हैं। लॉकडाउन की स्थिति होली के दिन नहीं है, क्योंकि परंपरागत रूप से छिंदवाड़ा में धुड़ेंदी के दिन व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहते हैं। इसलिए जनता से मेरी अपील होगी कि अपने घर की तैयारी उस हिसाब से कर लें। परंतु जो लॉकडाउन है वो शनिवार रात्रि 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक ही प्रभावी रहेगा। क्योंकि इस बार की होली की थीम मेरी होली मेरे घर की है, इसलिए सार्वजनिक स्थलों पे होली मनाए जाने पे प्रतिबंध रहेगा। इसलिए होली का संपूर्ण कार्यक्रम लोगों को अपने घरों के अंदर ही करना है। तो वहीं विदिशा में लटेरी लोकायुक्त ने आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी की कार्रवाई की है, जहां रोजगार सचिव के घर से करीब 2 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया। लोकायुक्त की टीम ने आरोपी राजन
यादव के घर छापेमारी के दौरान करीब 1.25 लाख रुपए की नकदी, सोना और 2 जेसीबी मशीन सहित जमीन के कागजात जब्त किए हैं। आपको बता दें कि रोजगार सचिव का वेतन करीब 9,000 रुपए प्रति माह है और करीब 10 साल से आरोपी राजन यादव पंचायत में रोजगार सचिव के पद पर पदस्थ है। गौरतलब है कि लटेरी जिले की ग्राम पंचायत तिलौनी में पदस्थ पंचायत सचिव राजन यादव की शिकायत ग्रामीणों ने स्थानीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक की थी, जिसके बाद इस छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो छापेमारी की गई है। आपको बता दें कि आय से अधिक मामले में ये छापेमारी की गई और इस दौरान 2 करोड़ से अधिक की संपत्ति को जब्त किया गया, जिसमें कई जमीन के कागजात भी शामिल है, लाखों रुपए की नकदी भी बताई जा रही है और सोने के जेवरात भी है। आय से अधिक का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो रोजगार सचिव की आय है वो सिर्फ प्रति माह 9,000 रुपए है, लेकिन आय से अधिक जो ये मामला का खुलासा हुआ उसमें कुल 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा हुआ है। 2 करोड़ संपत्ति का खुलासा हुआ और इस कार्रवाई के दौरान, छापेमारी की कार्रवाई के दौरान इस संपत्ति को जब्त किया गया है। आपको बता दें कि कुछ दिनों से शिकायत ग्रामीण इस बात की कर रहे थे, जिला स्तर से लेकर प्रशासनिक स्तर तक ये शिकायत की गई थी और इसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आय से अधिक संपत्ति का ये मामला है। ये राजन यादव रोजगार सहायक है, यहीं आपके लटेरी ग्राम पंचायत क्षेत्र में। शिकायत आई थी 3 मार्च को। इन्होंने 10 साल की सरकारी नौकरी इनकी हुई है, 10 साल सेवा में आया हुआ है और 10 साल में इन्होंने लगभग 2-2.5 करोड़ की संपत्ति अर्जित कर ली है। तो उसके परिपालन में हम लोगों ने अपना गोपनीय सत्यापन के तौर पे जो हमने जानकारी कलेक्ट की, उसके आधार पे आज हम लोगों ने यहाँ छापामारी की कार्रवाई की वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में। ये जो कर्मचारी है राजन यादव, 2 जेसीबी मशीन, एक तो हिताची कंपनी की पोकलैंड जिसकी कीमत 54,50,000 है और एक सैनी कंपनी का है जो 48 लाख है और इसके पास एक ब्रेजा कार है, एक ट्रैक्टर ट्रॉली है, एक साइन मोटरसाइकिल जैसे देख रहे हैं आप लोग बगल में ये खड़ी है, ये है। ऐसी काफ़ी संपत्तियां ने अर्जित की हैं और इस बीच जब से नौकरी में आया उसके पश्चात ही इसने कम से कम 8 रकबे की रजिस्ट्री अपने नाम से कराई है। तो वहीं सिंगरौली में मढ़ोंदी के विस्थापितों ने एनसीएल के जयंत परियोजना के माइंस के किनारे धरना प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि विस्थापित नेता सतेंद्र शाह ने एनसीएल पर आरोप लगाया है कि एनसीएल जयंत परियोजनाओं में मुआवजा सही तरीके से नहीं दिया गया और जो भी मुआवजा बना उसमें एनसीएल ने 19% की कटौती भी की, जबकि मुआवजे का ब्याज नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि कुछ दिन पहले भी एनसीएल के खिलाफ आंदोलन किया गया था, जिसमें सिंगरौली विधायक राम लल्लू बैस विस्थापितों के समर्थन में धरने पर आए थे, जिसमें एनसीएल के साथ प्रशासन और विस्थापितों के बीच वार्ता भी हुई, लेकिन अभी तक कोई भी समाधान नहीं निकल पाया। जयंत एनसीएल में माने फंस गया है और एनसीएल वाले हम लोग को मांगे पूरी नहीं कर रहे हैं। हम लोगों का मौजा घर हम लोग का 2017 माने 2013 में माने घर फंसा गया है, नापी हुआ है। 2017 में नोटिस बना तो हम लोग का आज दिन तक मौजा नहीं दिया जा रहा है। हम लोग का मौजा काट के दिया जा रहा है और हम लोग का घर ब्लास्टिक से पूरा टूट गया है, गिर रहा है ब्लास्टिक पत्थरा से। हम लोग धूल गर्दा खा रहे हैं। हम लोग बहुत दिन से ये हड़तालें कर रहे हैं कि हम लोग की मांगे पूरी किया जाए। इसमें क्या हो रहा है कि देखिए, मकान गिरा के आओ पैसा लो, मकान गिराने के बाद ये लोग कहाँ जाएगा, पानी बिना त्रस्त है। 20 मीटर में ब्लास्टिंग हो रहा है और पैसा जो है 2010 का रेट लगाया जा रहा है, 13 में नापी हुआ, 2017 में डिस्ट्रीब्यूट बांटा गया 150 लोगों को। अभी जो है कि हम लोग का मकान जो है दोबारा सत्यापन करके 2020 में मकान का पैसा आधा काट दिया गया, अब ब्याज भी नहीं दिया।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब डिंडोरी जिले के गांव बागटवरी में ग्रामीण आज भी झीरिया का पानी पीने को मजबूर हैं। आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी ग्रामीणों के लिए जिला प्रशासन ने साफ पानी के बेहतर इंतजाम नहीं किए हैं, जिसके चलते आज भी ग्रामीण गंदा पानी पीकर बीमार होते हैं। ग्रामीणों को सबसे ज्यादा परेशानी गर्मी और बरसात के दिनों में होती है। बरसात के दिनों में पानी गंदा और मटमैला हो जाता है, जिसे पीकर लोग बीमार हो जाते हैं। तो वहीं गर्मियों में झीरिया सूखने भी लगता है और बूंद बूंद पानी इकट्ठा कर ग्रामीण अपनी प्यास बुझाने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन ना तो ग्राम पंचायत के लोग इस और ध्यान दे रहे हैं और ना ही जिला प्रशासन कुछ सुन ही रहा है। पानी की बहुत समस्या है सर, पानी मिलता नहीं गर्मी में, और बरसात दिनों में है तो बाढ़ आ जाता है तो और पानी का समस्या हो जाता है। तो बारिश के समय में क्या आप गंदे पानी पीते हैं? अब बहुत सर गंदा पानी तो पीना ही पड़ेगा ना, मिलेगा नहीं तो। कितने दिनों से आप लोग गंदा पानी और झीरिया के पानी पीने के लिए मजबूर हैं? बहुत दिन से पी रहे हैं सर। लगभग कितने साल हो गए होंगे? हम तो 22 वर्ष के हैं सर। जब से आप पैदा हुए तब से आपको मतलब झीरिया की पानी देख रहे हैं? जी। आपके यहाँ हैंडपम्प वगैरह नहीं है क्या? नहीं है सर, एक ही है तो सरकारी। तो वहीं सरकारी बस स्टैंड पर रात में खड़ी बसों में आग लगने से 7 बसें जलकर खाक हो गई। रात में आग की लपटों और धुआं को देखकर अफरा तफरी जैसा माहौल बन गया और लोग रात्रि में ही बस स्टैंड की तरफ भागते नजर आए। हादसे की जानकारी के बाद तत्काल ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 7 बसें जलकर खाक हो चुकी थी। जिस जगह यह हादसा हुआ वहीं आसपास कई दुकानें हैं और लॉज भी है और पेट्रोल पंप भी है। होटलों में गैस सिलेंडर रखे हुए थे। पुलिस की मुस्तैदी से एक बड़ा हादसा मानो टल गया है। पुलिस के मुताबिक फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है। जब हम लोग बस स्टैंड पर आए तो लगभग 6 गाड़ियों में आग लग चुकी थी। यहाँ पर एक दमकल और पुलिस के कुछ लोग उपस्थित थे, जिनके द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। ये बीती रात 25 तारीख में इस सरकारी बस स्टैंड दमोही पर अचानक आग लगने की सूचना पुलिस को मिली थी। जो पुलिस तत्काल मौके पर आई और गाड़ियों में जो देखा तो बसों में आग लगी थी, तो फायर ब्रिगेड बुलाया और अधिकारी आ गए पुलिस विभाग से सभी, और जनता ने आकर आग बुझाई है। तो वहीं बालाघाट में पुलिस ने 6 लोगों को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पूछताछ के दौरान 2 चोरी और लूट की घटनाओं का खुलासा भी हुआ। इन आरोपियों ने नर्मदा नगर और फास्ट्रेक विभाग में हुई चोरी और पुलिस लाइन के पास हुई लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपियों के पास से जेवरात, नकदी, मोटरसाइकिल सहित 9 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। और कुछ ही दिन पहले आजी बंगले के पास बाइक सवारों ने एक एलआईसी एजेंट के 30,000 रुपए भी लूट लिए थे, जिसके बाद आपको बताते चले कि 3 मामलों के 3 दिन यानी कि कुल 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि चोरी और लूट का सामान बरामद कर लूट में उपयोग की गई बाइक को भी जब्त कर लिया गया। तो वहीं सिंगरौली के बैठन कोतवाली थाना क्षेत्र में एक अधेड़ की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। वहीं हत्या के कारणों का खुलासा फिलहाल नहीं हुआ है। आपको बता दें कि अभी हत्यारों की कोई भी जानकारी पुलिस को नहीं है। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि अपराधियों ने देर रात को घटना को अंजाम दिया और इसके साथ ही एसपी ने यह भी कहा कि पुलिस अपराधियों की तलाश कर रही है और पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। सुबह कचनी गांव से सूचना मिली थी, राम कैलाश साहू, राम दसौटी के हैं ये, उनकी बॉडी मिली है और उसको पत्थर से कुचला गया है। सूचना पर पुलिस का पूरा बल स्पॉट पे गया हुआ था और घटनास्थल पूरा देखा है और इस पर ये जानकारी मिली कि रात को इनने अपने दोस्तों के साथ में शराब पी थी और उसके बाद जो है मॉर्निंग में इनकी बॉडी मिली। प्रकरण में 302, 201 का मादरी का प्रकरण जो है पंजीबद्ध किया गया है और इसमें इन्वेस्टिगेशन किया। तो वहीं सतना में सैकड़ों युवाओं ने रामनगर तहसील मुख्यालय में तहसीलदार गणेश देशभ्रतार को प्रधानमंत्री के नाम लिखित ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि विंध्य के मेयर विधायक नारायण त्रिपाठी के नेतृत्व में विंध्य प्रदेश की मांग करते हुए हमारा विधि हमें लौटा दो का ज्ञापन रामनगर तहसीलदार को
सौंपा गया है। आपको बताते चले कि ज्ञापन में विंध्य प्रदेश राज्य की स्थापना की अतिशीघ्र कर समस्त प्रक्रिया पूरी करते हुए विंध्य राज्य की स्थापना करने की मांग भी की गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब शिवपुरी कलेक्ट्रेट परिसर में लोधी युवा महासभा संगठन ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बाचरोन चौराहे का नाम वीरांगना अवगति बाई लोधी के नाम पर कराए जाने की मांग की गई है। इस चौराहे पर अवगति बाई लोधी की मूर्ति स्थापित करने की भी मांग की गई। वीरांगना अवंतीबाई लोधी स्वतंत्रता संग्राम की महानायिका थी और उनके अतुलनीय योगदान को देखते हुए एक प्रतिमा की मांग स्थानीय प्रशासन से की गई है। समस्त लोधी समाज ने अपील की है कि बाचरोन चौराहा बिछोर पर वीरांगना अवंतीबाई लोधी प्रतिमा स्थापित की जाए और वहां लाइट की भी व्यवस्था कराई जाए। शोर में बाचरोन चौराहे पर कुछ अज्ञात लोगों द्वारा 6 माह पूर्व अवंतीबाई जी की जो मूर्ति लगाई गई थी, उसको पिछोर एसडीएम महोदय द्वारा अभी 20 मार्च को बलिदान दिवस के दिन उनने टाइल्स निकलवा दी उसकी। तो ये बहुत ही अपमान हुआ, उसमें अवंतीबाई जी का बहुत बड़ा अपमान हुआ है। इसको लेकर हमने आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नाम से, माननीय राज्यपाल महोदय जी के नाम से ज्ञापन दिया है। शोर में बाचरोन चौराहे पर कुछ के नाम कलेक्टर को यह ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। चौराहे का नाम वीरांगना अवंतीबाई लोधी किए जाने की बात की गई है और इस दरमियान लाइट की भी व्यवस्था को लेकर कहा गया। चौराहे का नाम वीरांगना अवंतीबाई लोधी किया जाए, ये कहना है और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है और इस ज्ञापन में तमाम तरह की बातों का जिक्र किया गया है। आपको बता दें कि इस ज्ञापन में लाइट व्यवस्था को लेकर भी बात कही गई। चौराहे का नाम वीरांगना अवंतीबाई लोधी किया जाए, ज्ञापन में इसको लेकर मांग की गई है। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को यह ज्ञापन सौंपा गया। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। तो वहीं खंडवा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर शुरू हुए कार्यक्रम के समापन समारोह के मौके पर विधायक राम दांगारे ने छात्राओं का मनोबल बढ़ाया है, जहां उन्होंने छात्राओं को प्रेरित करते हुए कहा है कि छात्राओं को अपनी खुद की सुरक्षा के गुण सीखना आवश्यक है, जिससे कि मुसीबत के दौरान परेशान कर रहे लोगों से निपटा जा सके। गौरतलब है कि 8 से लेकर 25 मार्च तक यानी कि 18 दिन तक चले जिला प्रशासन एवं महिला बाल विकास विभाग ने मार्शल आर्ट कार्यक्रम का आयोजन किया था, जहां करीब 100 छात्राओं को परीक्षित किया गया था। आठ मार्च से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस शुरू किया गया था और इस साल महिलाओं का एक जो ट्रेनिंग देने का नया थीम आया था अपराजिता, तो उसके अंतर्गत अपने पन्ना ब्लॉक में कम से कम 100 लड़कियों को आत्मरक्षा के अंतर्गत ताइक्वांडो का ट्रेनिंग दिया गया और उसी का आज समापन हुआ 25 तारीख को और सभी को माननीय विधायक जी के महोदय से के हाथ से सर्टिफिकेट वितरण करके आज समापन कार्य। यहाँ पर एक सेंटर हमारे यहाँ पर संचालित है और जल्द ही हम सिंगोट और छेगांव माखन में भी छोटी बच्चियों के लिए सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम चालू करने के लिए जा रहे हैं, ताकि छोटी बच्चियां और बहनें सेल्फ डिफेंस के गुर सीखें और किसी प्रकार की कोई अनायास उनके साथ में घटना होती है तो तत्काल
वे उसका पलट करके जवाब। तो वहीं रीवा में पुलिस ने बोलेरो से अवैध नशीली कफ सिरप की भारी तस्करी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम चोरगढ़ी के उत्तम पटेल एवं अजय कुमार पटेल ने अवैध रूप से नशीली कफ सिरप कोरेक्स की खेप उतरवाए थे, जिसे लेकर वो छिपाने व बिक्री करने की फिराक में थे। सूचना पाकर जब पुलिस वहां पर पहुंची तो आरोपी पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने एक युवक को पकड़ लिया और एक व्यक्ति अंधेरा का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। आपको बताते चले कि दरमियान पुलिस ने बोलेरो की तलाशी ली तो उसमें कुल 14 बोरियों में 42 कार्टून पाए गए, जिसमें नशीली कफ सिरप की बोतलें थी। थाना प्रभारी रायपुर मृगेंद्र सिंह को यह सूचना मिली कि ग्राम अमिलिया की तरफ कोरेक्स का कोई व्यक्ति कोरेक्स वितरण करने के लिए आने वाला है। इसी तारतम्य में जब दबिश दी गई तो एक बोलेरो वाहन में एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ और एक व्यक्ति फरार हो गया। जो व्यक्ति फरार हुआ वो गिरफ्तार व्यक्ति का भाई है और कोरेक्स जो है उसमें जो जब्त हुई लगभग 13 पेटी में अलग अलग बॉक्स के रूप में पैक शराब कोरेक्स थी, जो लगभग 5040 सीसी थी। हमने बोलेरो जो जब्त की है उसके मालिक को भी धारा 25 के तहत मुलजिम बनाया जाएगा, उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा और ये कार्रवाई निरंतर जारी है। इस न्यूज बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।